अच्छा जी, आप वीडियो लिंक जो है वो चैट बॉक्स में डाल जी, लाइव हो रहा है। सभी को नमस्कार। मैं रवि पांडे कानपुर से। आज के इस कार्यक्रम में जो कि पुलिसिंग रिफॉर्म के ऊपर है, पुलिस आधुनिकीकरण के ऊपर है, देश की तात्कालिक आवश्यकता है, इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए और इस कार्यक्रम की जो पूरा निर्णायक भूमिका है वो एबी फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित है ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि किस तरीके से तो सामाजिक और शासनिक स्तर पे जो समस्याएं हैं उन तरीके से बदलाव किया जाए। और आज हमारे साथ बहुत सी जानी मानी हस्तियां आई हुई हैं, उन पर हम आएंगे, उन पर बात भी करेंगे। इससे पहले एबी फाउंडेशन के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं रवि पांडे, मैं भी एबी फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। साथ में सीके मिश्रा जी हैं जो कि इस एबी फाउंडेशन के आत्मनिर्भर भारत फाउंडेशन, जो कि एक सामाजिक मुद्दों पे आवाज उठाने वाली संस्था है, उसके ट्रस्टी हैं। मेरे साथ में श्री पदमपति शर्मा जी हैं जो खेल पत्रकारिता में सामान्य नाम है, आप वाराणसी से आते हैं, आपका भी नमस्कार सर। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एडवोकेट आनंद कुमार सिंह जी जो कि कलकत्ता से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में को मॉडरेट मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम की जो मॉडरेटर हैं डॉक्टर सुदीप पांडे जो कि दिल्ली से आती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं उन्हें कार्यक्रम को हैंड ओवर करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके आगे आएं और इस कार्यक्रम को पूरा संचालित करें। Thank you so much, Ravi ji. I once again welcome all the distinguished panelists, dignitaries today with us in this morning to discuss about a very pertinent topic related to the vision of New India through policing reinvention and reform. As my co-moderator has given a little bit of introduction about the AB Foundation and the trustee, the convener and the pillar of this AB Foundation, Padmapati Sharma sir. Under his guidance, every week we are organizing a seminar, webinar, on talking about the current pertaining issues. And on that part, I am again, it's my pleasure to welcome Lieutenant General Vishnu sir also, with whom we, I think, moderated the previous session. Welcome you, sir. Before I give a brief about our dignitaries, I invite CK Mishra ji to kindly initiate the program. मैम आप एक बार आपका रिक्वेस्ट कर दिए, उसके बाद में बोलेंगे। वेलकम कर दीजिए तब बोल। All right, so I once again welcome all the dignitaries of today's discussion. With us, we have Shri Anand Lal Banerjee, sir, who's an IPS officer and ex-Director General, Uttar Pradesh, Lucknow. Indeed, pleasure to welcome you, sir. And I'm also from Lucknow. My in-laws from Faizabad. So it's a connection. I think today I'm feeling it's like I'm in, welcoming my own family member. I once again welcome Shri Abhay Anand sir, who's also an IPS officer, an ex-Director General of Police Bihar, and co-founder Super 30 social activist educational Patna. I welcome you, sir. Sir is with us. I also welcome Ashwani Upadhyay sir, who's a senior advocate, Supreme Court of India. With this short brief, I invite CK Mishra ji to invite Padmapati Sharma sir, and then I'll give a brief introduction of all the speakers of today's event. Over to you, CK Mishra sir. Thank you, ma'am. हमारे जितने भी डिग्निटरीज हैं, हमारी टीम, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हमने जितने डिग्निटरीज हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जब अभय सर से बात कर रहा था, बनर्जी साहब से बात कर रहा था, या कभी विष्णु जी से बात करता हूं, तो ये लोग हमको टाइम देते हैं बात करने के लिए और समझने की कोशिश करते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं, कि ऑफिसर्स टाइम नहीं देते, बात नहीं करते, लेकिन हमको फील होता है कि जो है, हमें पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, कई ऑफिसर से बात किया, तो हमको लगा कि नहीं, कहीं कमी हमारे अंदर है कि जो हम लोग ऑफिसर से बात नहीं करते, हम उनके पास जाते नहीं हैं, हम उनसे लिंक नहीं रखना चाहते हैं। आप डायरेक्टली कोई काम कराना चाहोगे तो कहीं भी नहीं होगा, हमारे पास भी आओगे, मैं भी कोई बैलेंस शीट साइन नहीं करूंगा, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। थैंक यू सर, आप लोग आए। एबी फाउंडेशन
संस्था 2016 में बनी थी सर। प्योर एजुकेशन और लोगों की हेल्प के लिए थी, लेकिन पद्मपति के मेंटरशिप की वजह से सर हम लोग अप्रैल से लगभग मोर देन 50 वेबिनार्स किए हैं, और हमने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है कि जिसमें हमने वेबिनार ना किया हो। एग्रीकल्चरल, एमएसएमई, एडवोकेट, पत्रकार, इवन डीआरडीओ से लेकर के जो है हमने एनएसआईसीसी लोगों से बात किया। सरकार के कई मंत्री कई बार आ चुके हैं इसमें जो है। क्या कांग्रेस के लोग भी, मतलब अगर देखा जाए तो राजनीति ना करें तो अगर सारी चीजें, सारे लोग ऑफिसर्स और नेता भी लोग आते हैं, और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है इसका। हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम आप लोग सब जानते ही हैं। मैं सभी लोगों को दोबारा धन्यवाद करता हूं, आप लोग आए, धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा पूर्वी मैडम कि ये क्योंकि हमारा जितनी बार वेबिनार होता है कोई विशेष मुद्दे पर होता है, हम यह संस्था किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। जिसके भी विचार होंगे अपने पर्सनल विचार होंगे, और हम आशा करेंगे सब लोग की जो एक प्रभुता को लेकर के ही बात करेंगे, और एक हम रूल पे ही बात करेंगे। धन्यवाद मैम। Thank you, sir. With this, I welcome my real mentor and a pillar of this AB Foundation, who actually inspiring each one of us to discuss about some or other thing, and especially in this pandemic time. With this, I welcome Padmapati Sharma, sir. Sir, I request you kindly set the tone of this program. सबको नमस्कार। हमारे शिक्षाविद डीजीपी महोदय, जो दुनिया में, केवल देश में नहीं दुनिया में विख्यात हैं, अभयानंद जी महाराज, आनंद जी डीजीपी, एक्स डीजीपी, और हमारे अनुज मित्र अश्विनी उपाध्याय, जिनको PIL मैन कहा जाता है, और देश हित के लिए सीनियर ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या कुछ नहीं करते हैं, और उनको सुनना वाकई में एक गजब की बात होगी। ये विषय बड़ा समीचीन है, बड़ा रिलेवेंट है, और बहुत सामयिक है। सच्चाई तो ये है, बहुतेरों को नहीं मालूम, आज की यंग जनरेशन को नहीं मालूम, जिस IPC, जिस पुलिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो 160 साल पुराना हो चुका है। 1861 में ये बना था, और आज देखिए सन 2021 है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बदलाव नहीं हुए, कुछ बदलाव हुए, लेकिन जरूरत आज उसके आमूल चूल परिवर्तन की है। वो सच्चाई तो ये है, इसको अन्यथा न लें, हमारे दो DGP महोदय बैठे हैं। ये पुलिस एक्ट जो है, ये आज ये देश, ये सरकार एक सड़ी हुई लाश की तरह अपने कंधे पर ढो रहा है, और जब तक इस कंधे से उतार नहीं दिया जाएगा, देश को गुड गवर्नेंस जो कहते हैं कि सुशासन, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दो राय नहीं है। वर्तमान सरकार ने हजार से ज्यादा कानून निरस्त किए हैं, बेकार के कानून निरस्त किए हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला है। आप इस IPC को आपको पूरा बदलना होगा, और बदलना होगा पुलिस के वर्तमान ढांचे को। आज जो पुलिस सिस्टम है वो 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। एक श्रेणी जो है वो गौरांग प्रभुओं की है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, और जहां वो IPS अब बैठते हैं, वो कहना चाहिए कि भारतीय गौरांग हैं, और उनके जो ठाठ हैं, मेरा एक भतीजा भांजा भी था IPS, और मैंने देखा है किस तरह से एकड़ में जमीन है उनकी, बंगले हैं, अर्दली हैं। आज हमारे यहाँ पुलिस संख्या बल की कमी है, लेकिन उनके यहाँ 12-12, 13-13 लोग काम कर रहे हैं। खेत उपज रहा है, खेत में उपज हो रही है, तमाम आमदनी हो रही है, मतलब सारा ऐश्वर्य, भोग विलास जिसको कहना चाहिए, वो सारा मौजूद है। ये बात अलग है, राजनीतिक दखल से उनकी चिंता होती है, उनको मानसिक परेशानी जरूर होती है। लेकिन एक दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है PPS, जिसका काम है कि हाँ में हाँ मिलाना, और अपने को एक हीनता की भावना से ग्रस्त होना। और तीसरा सबसे, जिसको कहना चाहिए कि सबसे बिल्कुल अपने को उपेक्षित महसूस करता है, वो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। हमें इसको किस तरह से ट्रेनिंग बदलनी होगी,
किस तरह से हमें इसको पैरामिलिट्री फोर्स की तरह से ट्रेन करना होगा, किस तरह से हमको इन्हें ज्यादा अधिकार देने होंगे, किस तरह से नीचे तबके के जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं उनको हमें आवाज देनी होगी, किस तरह से हमें भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। आप देखिए कि मुझे याद आता है कि बोहरा कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि पुलिस, राजनेता, बाहुबली, इनका जो नेक्सस है वो देश के लिए बहुत घातक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ जगहों पे थे माफिया जो है समानांतर सरकार चला रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि सोली सोहराब जी ने 2005 में शायद याद आता है मुझे नोट लिखा था और वो पुलिस सुधार की बात की थी। 2006 में पुलिस सुधार के लिए संस्तुति हो चुकी थी, आज तक ये नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि सरकारें नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि सरकारों ने इसे एक अपना टूल बना लिया था, उसके साथ खेलना खेलते थे। वो चाहते हैं कि उसी तरह से खेल जारी रहे। और शायद मुझे लगता है कि पुलिस में भी वरिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं चाहते। माफ कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है। और जहां तक आईपीसी का सवाल है, पुलिस के अधिकारों का सवाल है, तो मैं ये भी जानता हूं, बहुत करीब से रहा हूं, मैंने 40-50 वर्ष पत्रकारिता में गुजारे हैं और बहुत करीब से इन सारी हरकतों को देखा है। और मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश इनकाउंटर हमारे देश में फेक होते हैं। उनकी अगर आप एफआईआर देख लीजिए तो एक भाषा होती है, उनकी भाषा में कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, और जब असली होते हैं तो वहां कोई ना कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है या घायल होता है। क्या करे, पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। ये बाहुबली, ये बड़े नेता, मुझे याद आता है सन 2004 या 5 की बात होगी, यही विकास दुबे, जिसको बताया गया कि इनकाउंटर हुआ और गाड़ी खराब हुई और वहां पर वो मारा गया। उस शख्स ने पूरे थाने में घुस के 16 पुलिस कर्मियों, जिसमें 4 अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और 2 एएसआई थे, कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, उनके सामने एक भाजपा नेता का को गोलियों से भून दिया था, लेकिन बाइज्जत रिहा कर दिया गया। और तत्कालीन सरकार ने उसकी निर्धारित समय में जो अपील की जानी चाहिए अपील नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी का चहेता था और वो उसी के बल पर सारा खेल हो रहा था, वोट बैंक बना हुआ था वो। तो जिस तरह की जब होंगी हरकतें, आप देखिए कि बिहार में शहाबुद्दीन, अभयानंद जी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और उसके खौफ से भी वाकिफ होंगे, किस तरह तेजाब से डुबो के मारा था 2 भाइयों को, नहीं जाने कितने कत्ल किए उसने। मैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का था, बहुत पहले की बात है, सिवान में कहा, वहां भी उसको मारा था। आज वो मर गया तो उसकी मजार बनाई जा रही है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है राजनीतिक दलों की ओर से। यूपी में आप देखिए अतीक अहमद, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुख्तार अली अंसारी, आप विजय मिश्रा, ये तमाम इस तरह के जो बाहुबली और माफिया थे, उनका सिक्का चलता था। आज उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कमी तब आएगी जब पुलिस के पास अधिकार होंगे। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तमाम जगहों पर देखा है कि सरकारी संपत्ति जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही हैं, फूंका जा रहा है, पुलिस हाथ पर हाथ बांध के खड़ी है, ताकि उनको कोई परमिशन जब मिलेगा मजिस्ट्रेट का तब वो आगे बढ़ेंगे। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो असली कल्प्रिट भाग चुके होते हैं और निरीह लोग पकड़े जाते हैं। और कानून भी आप देखिए ना कि गरीबों के लिए अलग है, पैसे वालों के लिए अलग है। अगर अलग न होता तो आज बड़े बड़े राजनेता जो प्रवचन दे रहे हैं उनको जेलों में होना चाहिए था। जिन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड किए अखबार के नाम पर, वो आज घूम रहे हैं, वो कोई पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। एक बर्तन बेचने वाला आज अरबपति है, लेकिन पुलिस की कृपा से वो बाकायदे छुटा हुआ है, क्योंकि कानून ऐसे हैं। एक भूतपूर्व मंत्री है साहब, कुछ दिन जेल काट के चले आए, प्रवचन देते हैं, कलम आता है। क्यों? क्योंकि कानून में छेद छिद्र है। इसको हमें दूर करना होगा, इसको हमें खत्म करना होगा। जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे, क्या कारण है कि जब देश में एक झंडा है, एक विधान है, तो एक कानून भी होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है हमारा देश सुशासन की ओर बढ़ेगा, सही मायने में गवर्नेंस तब आएगी। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for setting the set objective of this today's webinar. Rightly said, the general approach of the police in common public is very indifferent.
And when we're talking about Atmanirbhar Bharat, re-informing the policing, I think it is not the present day demand, but it is long-standing demand. And there are a lot of recommendation by various committee, as Sir has mentioned, but how much we have implemented, that is very important. And to discuss this, we have really a distinguished panel today. I once again welcome all the people who have joined today for this webinar and making it very enriching, from Alok Srivastava ji to Atul ji, Deepti Sharma, I.K. Pandey sir, K.K. Tiwari sir, Ellen Rao, Manoj Pandey, and so on. With this, I take the privilege of introducing our speakers of today's. I take this honor of introducing Shri Anand Lal Banerjee sir, who is an IPS officer of 1979 batch, retired as a Director General of Police, Uttar Pradesh, the largest civil force in the India, comprising of almost 2 lakh personnel after serving 35 years. Sir has an experience in the large-scale man management planning, training, crowd control, budgeting, investigation, utilization of forensic science. As a supervisor investing officer, Sir has also headed the Vigilance Department as DGP, headed CID, Criminal Investigation Department also, Anti-Corruption Organization also, and Economic Offense Wing, Forensic Department, Special Inquiries, SIT as a DGP, and have performed all type of police operation. Sir has a very strong leadership strength also, be it administration of handling a manpower, a budget of more than 1,500 crores, investigation part, more than 17 years of experience, communication training in every area. And we have been listening, sir, in so many news channels, sound bites on APN, Samachar Plus, National Voice, Doordarshan. So it's a real pleasure, sir, to have you here today for this discussion. I once again welcome you on behalf of AB Foundation. I take this privilege of introducing our another distinguished panelist, Abhay Anand sir, who is an IPS officer and educationalist, who conceptualized Super 30 to teach poor students to crack IIT-JEE also. Selected as an IPS officer for the Bihar cadre in the year 1977. He was the ADG headquarter in the year 2006, and as such, he concentrated on the speedy trial of Arms Act cases in Bihar. Later his service, his tenure as a ADG of Bihar Military Police, Patna, he motivated the constable to donate from their salary to convert a dilapidated government hospital into a modern nursing home. Hats off to you, sir. It's really a real governance, which I say, with the state-of-art facility for treatment of the police officer and their family members. Sir has appointed DGP Bihar in August 2011, following the footstep of his late father, Mr. Jagannath, who was the 28th ADGP Bihar in the year 1985 to 1986. With this note, I welcome you, sir, and again, a pleasure to have you today for this discussion. With us, we also have a very senior advocate of Supreme Court, Ashwani Upadhyay, sir. I welcome you, sir. And with this, I once again thanks all the pillars of our AB Foundation, Padmapati Sharma sir, Anand Kumar Singh sir, CK Mishra ji, and Ravi Pandey, who's my co-host and co-moderator today. With this, I request Ashwani Upadhyay sir to kindly initiate the discussion. यहाँ पे अभियानंद जी हैं, बनर्जी साहब हैं, सबको मैं नमस्ते करता हूं। शुरुआत में अपनी बात में इस बात से करता हूं कि मीठे जहर ने इस भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसलिए मैं मीठा झूठ नहीं बोलता, मैं कड़वा सच बोलता हूं। हो सकता है कुछ हमारे दर्शकों की भावनाएं आहत हो जाए, हो सकता है कुछ बातें पद्मपति जी को बुरी लगे या अभयानंद जी को बुरी लगे या बनर्जी साहब को बुरी लगे, उसके लिए मैं शुरुआत में माफी मांग लेता हूं। कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ बातें निकल जाती है। दो बातें, एक तो हम कहते हैं भारत में रूल ऑफ लॉ है, वास्तव में भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल ऑफ रूलर्स है। हम कहते हैं भारत संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। तो अगर आप संविधान का संधि विच्छेद करिए तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। समधन विधान बराबर संविधान। जिस तरीके से धर्म बिल्कुल अलग चीज है, रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है, उसी तरीके से संविधान बिल्कुल अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग चीज है।
धर्म के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, हमने कहा वो रिलीजन है, लेकिन वास्तव में है नहीं हो। इसी तरीके से संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया हमने, लेकिन वास्तव में संविधान का मतलब समधन विधान, समान विधान, ऐसा विधान जो सब पे लागू हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश भारत में संविधान नहीं है, भारत में बहुविधान है। धर्म के आधार पर अलग अलग विधान है, क्लास के आधार पर भी अलग अलग विधान है। अगर क्लास के आधार पर अलग अलग विधान नहीं होता तो मुर्गी चोरी करने वाले, बकरी चोरी करने वाले को सजा मिलती, तो 2G घोटाला 1,70,000 करोड़ का CWG, 1,76,000 करोड़ का 2G और 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले करने वालों को भी सजा मिलती। गमले में गोभी उगाने वालों को सजा मिलती, फार्म हाउस में 12 करोड़ का बैगन पैदा करने वालों को सजा मिलती, और छत पे 400 करोड़ की आलू पैदा करने वालों को भी सजा मिलती। मैं ये सबको पता है, गमले में कौन गोभी उगाता था, घर के बालकनी में कौन जो है बैगन उगा दिया 300 करोड़ का, और घर के छत पे कौन 400 करोड़ की आलू उगाया है। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो मिलेगा। दूसरी बात कि हर एक चीज के लिए हम पुलिस को दोष दे देते हैं। घर में कुछ भी समस्या होती है तो पुलिस को दोष दे देते हैं, और पुलिस की स्थिति बेचारी ये है कि वो न कह रहे हैं न वो रिट्रेट कर पा रहा है और न वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर पा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, पुलिस की तो वो स्थिति हो गई है कि आज की डेट में FIR लिखने की पहले भी उसको कई बार परमिशन लेनी पड़ती है, FIR करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उसके सामने खतरा है। उसका बच्चा पढ़ रहा है, थानेदार का बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो कहीं FIR लिख दिया, ऐसा ना हो रातों रात ट्रांसफर हो जाए। कप्तान साहब को खतरा नजर आता रहता है कि अगर हमने कोई कड़ी कार्रवाई कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में बच्चे का सेशन है, उसका 10वीं का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि जो पुलिस के लोग हैं वो कोई विदेशी नहीं है, भारत के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। उनको जो हम दोष देते रहते हैं, ट्रैफिक जाम तो पुलिस वाले को भी हम उल्टा बुला कह रहे हैं, चोरी हो गई तो भी पुलिस वाले को दोष, बलात्कार हो गया तो भी पुलिस वाले को दोष, कुछ भी हो रहा है हम बस ऐसे लगता है वो पुलिस जो है वो पंचिंग बैग बन गया, सब लोग आके अपनी पंच मार के चले जा रहे हैं। लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि आखिर वो पुलिस इतना असहाय कैसे हो गया है। बड़ी सीधी सी बात है, 1835 में मैकाले यहाँ आया था एजुकेशन डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ के गुरुकुलों को बर्बाद करने, यहाँ अंग्रेजी थोपने, यहाँ की संस्कृत भाषा को खत्म करने के लिए आया था। जब 1857 में क्रांति हुई, मंगल पांडे की जो पहली क्रांति हुई, उसके बाद उसकी ड्यूटी चेंज कर दी गई। फिर उसने बनाया 1860 में इंडियन पिनल कोड आया, फिर इंडियन पिनल कोड बना के भारत के लोगों को प्रताड़ित कैसे करें उसके लिए फिर 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया, पुलिस क्रिएट की गई। फिर 1872 में एविडेंस एक्ट आया, जिले बनाए गए, कलेक्टर सिस्टम बनाया गया। तो जो कलेक्टर सिस्टम बनाया गया था वो भारत में टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनाया गया था। जो पुलिस क्रिएट की गई थी, पुलिस बनाई गई थी, वो वायसराय को और अंग्रेजों को सुरक्षा देने के लिए बनाई थी, भारत के लोगों को सुरक्षा देने के लिए नहीं बनाई गई थी। अगर ये कानून बढ़िया होते तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अत्याचार किया था अंग्रेजों ने किया था, भारत के लोगों ने तो अत्याचार कुछ किया ही नहीं था। भारत के लोग तो बेचारे आजादी मांग रहे थे, अत्याचार करने वाले अंग्रेज थे, पीड़ित भारतीय थे। लेकिन आप मुझे किसी एक अंग्रेज का नाम बताइए जिसको कभी सजा हुई हो, किसी एक अंग्रेज को बताइए जिसको जेल में ठूसा गया हो। बेचारे पीड़ित भी भारतीय और सजा भी भारतीयों को मिलती थी, अत्याचार करने वाले अंग्रेज और उनको कुछ नहीं होता था। अगर ये कानून बहुत बढ़िया होता तो जलियांवाला बाग कांड के बाद दो चार अंग्रेजों को भी सजा मिलती, नहीं मिली। तिलक को लाठी से जब पीटा गया तो कम से कम 2-4 लोगों को सजा मिलती, नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। अंतर केवल इतना आ गया कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ता की गुलाम हो गई आजादी के बाद। पहले वो अंग्रेजों की सारे पे नाच रही थी, बाद में सत्ता के सारे पे नाचने लगी। और नाचना इसलिए मजबूरी हो गया क्योंकि कोई भी हो, एसपी, डिप्टी एसपी, थानेदार, सिपाही, वो करे क्या? उसके बाल बच्चे हैं, उसको अपनी परिवार की चिंता है, उसके भी अपने बच्चों को एक सेटल करके पढ़ाना लिखाना होता है। आप उसके गर्दन पे अगर ट्रांसफर के रखोगे तलवार तो क्या करेगा? आप मतलब हालत ये कर दिया कि आपने अच्छे लोगों को आपने 3-3 महीने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, 4-4 महीने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब ऐसे धीरे धीरे इतना खौफ आ गया
कि लोगों ने सोचा यार भाई क्यों करना यार, पढ़ लिख के आए हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो नौकरी कर लो, शांति के साथ नौकरी कर लो। हम दुनिया से, मतलब फ्रांस से हम करोड़ों रुपए दे के राफेल खरीदते हैं, लेकिन फ्रांस के कानूनों को हम मुफ्त में नहीं लेते। हम रसिया से हजारों करोड़ रुपए दे के सुखोई खरीदते हैं, लेकिन फ्रांस के पिनल सिस्टम, रसिया के पिनल सिस्टम, रसिया के पुलिस सिस्टम को भारत में नहीं लेते। हम इजराइल से राइफल खरीदते हैं, अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, सिंगापुर से चीजें खरीदते हैं, लेकिन उनके पुलिस सिस्टम, उनके जुडिशियल सिस्टम को भारत में नहीं ले लेते। क्यों? क्योंकि भारत, अंग्रेजों ने भी पुलिस को भारत को रूल करने के लिए बनाया था, और जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये भी रूल, केवल पुलिस को रखना चाहती हैं अपने कब्जे में, रूल करने के लिए। इसीलिए आप देखिए, आपको छोटे छोटे बातों पे तू मैं लोग करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे। आज तक आपने किसी सांसद को या विधायक को कभी ये कहते सुना कि 1861 का पुलिस एक्ट बहुत पुराना हो गया, इसको बदलो? न सत्ता वाला कहता है, न विपक्ष वाला। विपक्ष वाला इसलिए नहीं कहता है घटिया कानूनों को बदलो, अंग्रेजों के बनाए कानूनों को, क्योंकि उसको लगता है हमें भी सत्ता में आना है, अगर कानून बदल जाएगा तो हम सत्ता का मजा कैसे ले पाएंगे। आज थाना आपका वसूली सेंटर बन चुका है। केवल और केवल थाना आपका क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं, बल्कि वसूली सेंटर बना हुआ। थाना वसूली करके ऊपर पहुंचा रहा है, ऊपर पहुंचा कर ऊपर पहुंच रहा है, ऊपर से ऊपर और पहुंच रहा है, अब पहुंचते पहुंचते मंत्री जी तक पहुंच रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूं ऐसा, लेकिन मेरा मानना है, अपने बोलने की आजादी को उपयोग करते हुए मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। प्रकाश सिंह जी जो यूपी के डीजीपी हैं, वो पुलिस रिफॉर्म पे सुप्रीम कोर्ट गए 1996 में। 10 साल की बड़ी मेहनत के बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। दुर्भाग्यवश वो जो 7 दिशा निर्देश थे, आज तक किसी भी राज्य ने लागू नहीं किया, और राज्य तो छोड़िए, यूनियन टेरिटरीज में भी नहीं लागू हुआ है। उसके बाद मैंने पीआईएल किया, मेरी पीआईएल प्रकाश सिंह जी के साथ टैग हो गई है। अब हमारी और उनकी पीआईएल साथ साथ चलती है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसका को पिटिशनर हो गया हूं। आज तक कुछ नहीं हुआ, 2021 आ गया, क्योंकि कोई भी पुलिस रिफॉर्म नहीं करना चाहता, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म करने के बाद फिर तो जल्दी जल्दी सबको सजा हो जाएगी ना। हम इस देश में एक पुलिस चार्टर और जुडिशियल चार्टर बनाना ही नहीं चाहते। लूट तंत्र बना रहे, लूट तंत्र बरकरार रहे, इसके चक्कर में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर पे चर्चा ही नहीं होती। और हम तो 100 से ज्यादा पीआईएल हो चुकी मेरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिला के। उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस देश में लोकतंत्र नहीं, केवल भीड़ तंत्र है। अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए, दिल्ली को जाम कर ले, चाहे वो डिमांड अच्छी हो चाहे बुरी हो, फिर सरकार बात करती है। अगर भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, हम कितना भी चर्चा कर लें, हम वेबिनार कर लें, सेमिनार कर लें, जूम मीटिंग कर लें, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को बुला लें, बड़े बड़े अच्छे भारत के जो बुद्धिजीवी उनको बुला के चर्चा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कई बार अब समय की बर्बादी नजर आता है कि हम समय खराब करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, 12 दौर की बातचीत हो चुकी। आज तक कभी किसी सरकार ने भारत के सारे डीजीपी से कहा कि आप मुझे बताओ जरा इस पुलिस एक्ट को कैसे बदलना है, आप मुझे सुझाव। भारत में कम से कम 1000 रिटायर्ड आईएएस बैठे हुए, रिटायर्ड आईपीएस बैठे हुए, बैठे से मतलब अपने अपने घरों में है, अपना अपना काम कर रहे। अगर सरकार कहे कि भाई आप लोग मुझे मिलके एक दुनिया का सबसे इफेक्टिव कानून बना के दो, जो पुलिस के लिए, जो जिससे कि पुलिस पूरी तरीके इंडिपेंडेंट हो जाए, पुलिस मॉडर्न हो जाए, पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष हो जाए, ऐसा आप मुझे बिल बना के दीजिए। 1000 छोड़िए, बनर्जी साहब और अभयानंद जी आपको 1 महीने के अंदर बना के कानून दे देंगे। 1 महीने के 15 दिन के अंदर दुनिया का सबसे बढ़िया कानून बना के दे देंगे। भारत में 1000 के आसपास रिटायर्ड जज बैठे हुए,
सरकार अगर कह दे हमको भारत का सबसे अच्छा जुडिशियल सिस्टम लागू करना है और ऐसी व्यवस्था बनाना है कि हाई कोर्ट का मुकदमा 1 साल में खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा भी जिस दिन हम दाखिल करें एक साल के अंदर उसका फैसला हो जाए, ट्रायल कोर्ट में भी जिस दिन मुकदमा आए 1 साल के अंदर उसका फैसला हो जाए। इसलिए क्या क्या करना आप मुझे बताइए। आपको 15 दिन के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जुडिशियल सिस्टम हमारे रिटायर्ड जजेस बना के दे देंगे। लेकिन मैंने आपको कहा इच्छा नहीं है, और इसका नतीजा यह है, इसका जरा इफेक्ट आप सोचिए। भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है, केंद्र और राज्य मिलाकर। 70 लाख करोड़ का 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जा रहा है। यानी 14 लाख करोड़ भारत में हर साल काला धन बन रहा है। बाहर से छोड़ दीजिए, विद इन इंडिया 14 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। अब ये 14 लाख करोड़ में से लगभग 5 लाख करोड़ आपके देश विरोधी कामों में फंडिंग हो जाती है। भारत में बाहर से पैसा आए चाहे ना आए, भारत में जो 14 लाख करोड़ इकट्ठा हो रहा है उसी में से अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, माओवादियों की फंडिंग हो रही है, कट्टरपंथियों की फंडिंग हो रही है, चरमपंथियों की फंडिंग हो रही है, पूर्वोत्तर में अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है, सबकी फंडिंग हो रही है। इस देश को सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से है, और भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक हम इस देश में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म न करें। मतलब सबसे आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए। 2021 आ गया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ और सारे राज्यों को नोटिस जारी हुआ, सारे चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी हुआ। आज तक किसी ने जवाब नहीं दाखिल किया कि निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है तो कैसे निकालना। 4 साल के बाद भी पुलिस रिफॉर्म पे कब से प्रकाश जी लड़ रहे हैं, उसके बाद मैंने भी कर लिया, हम दोनों लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमको कोई दिख नहीं रहा है, कोई कहीं हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ होने वाला है। इसीलिए हमने तय किया है कि इस आगामी 8 अगस्त को हम जंतर मंतर पे पूरे देश से लोगों को बुला रहे हैं, और हम 1947 के पहले बने सारे जितने भी कानून है, 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, और जितने और भी कानून है, लगभग 150 कानून है, उन सारे कानूनों को जलाएंगे। जलाने का केवल एक उद्देश्य, एक संदेश देना है कि जब तक आप पुराने खंडहर को नहीं गिराओगे, उस पे बढ़िया अपनी पसंद के नक्शे का भवन नहीं बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर इसलिए बन रहा है कि वो ढांचा गिरा दिया गया था। बाई द वे, अगर वो ढांचा आज होता और सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे देता कि हाँ भाई ठीक है हिंदुओं का है, तब उसको ढांचे को गिराया नहीं जाता। बहुत करते कि ढांचे के चारों तरफ 4 और पिलर खड़ा कर देते, थोड़ा उसका नक्शा बदल देते, थोड़ा उसकी पेंटिंग बदल देते, थोड़ा उसका प्लास्टर बदल देते, इतना ही करते, गिराते नहीं। क्योंकि कैसे गिरा सकते हैं, अगर ये होता है तो भाई हमारा है। वो तो गिरा दिया गया, इसलिए अपने पसंद के नक्शे का एक भव्य मंदिर वहां बनने जा रहा है। इसी तरीके से अश्विनी सर आपको डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा हम लोग भटक रहे हैं, हम शायद अदरवाइज मत लीजिएगा। हम पुलिस रिफॉर्मिंग पे कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। मैं पुलिस रिफॉर्म का एग्जांपल दे रहा हूं, आपने समझा नहीं। अब मैं पुलिस रिफॉर्म का एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से जब तक 1947 के सारे कानूनों को हम नहीं जलाएंगे, उनको नहीं बदलेंगे, तब तक भारत में रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा। इसीलिए हमने तय किया है कि 8 अगस्त को हम 1861 का पुलिस एक्ट जलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे एक्सपर्ट कमेटी बनाए वो, और एक्सपर्ट कमेटी बना के पुलिस रिफॉर्म पे एग्जामिन कर ले। हमारे पास भी कुछ सजेशन है, बहुत सारे सजेशन हमारे साथ भी, जो आपके अभियानंद जी हैं, विक्रम जी हैं, बाकी और देश प्रकाश सिंह जी हैं, विक्रम, कई सारे लोग हैं, बनर्जी साहब हैं, सबके पास अपने अपने आइडियाज है, अपने अपने एक्सपीरियंस है। सबको सरकार बुलाए और बुला के 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन का इकट्ठे करवा ले, चर्चा कर ले, बैठा के बात कर ले, एक ड्राफ्ट बनवा ले और सरकार उसको संसद में ले आए। इसी बात को लेके हम 8 अगस्त को जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको राम मंदिर का इसलिए दिया कि जब पुराना ढांचा गिरता है तभी उस पर नया भवन बनता है, तभी नई मीनार बनती है, तभी नया उस पर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। वर्तमान कानूनों में केवल एक सेक्शन जोड़ के, आधा सेक्शन जोड़ के, 4 बातें जोड़ के, 4 सेंटेंस जोड़ के कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना। हो सकता है मैं गलत भी हूं, बाकी तो विक्रम जी, बनर्जी साहब बताएंगे और अभियानंद जी बताएंगे, ज्यादा अच्छा बताते हैं। Shukriya sir. I think you started and initiated this topic and very thought-provoking.
with connecting with Ayodhya and restructuring and reforming things, we understood the point. जब तक हमें निर्माण करना है तो पुराने ढांचे को हटाना पड़ेगा. So we understood and we connected, and I appreciate the moment which you are trying to do it on the August also, sir. Our all best wishes, and whatever in our whichever capacity we can be a part of it would be our I mean, grace to this. With this, I once again welcome all the participants who have joined today with Ayushi Tripathi ji, Gaurav Mishra, Ellen Rao ji, Manoj Pandey ji, Naveen Pandey, Purushottam Agrawal, Rajneesh Shukla ji. We also have Rajesh Shekhar Sharma ji, Rajendra Kumar Pandey ji. We have Sandeep also, Sanjay Ghia, Shraddha Tiwari, Anand ji, Suruchi ji, Vishnu ji, Dr. Ved Prakash ji, Santosh Kumar Pandey ji. So we're really thankful to you all for joining this morning for this discussion. With this, I once again welcome Shri Abhay Anand sir, and I request you kindly address the gathering, sir. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. So you're muted. अब आवाज जा रही है? जी 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 आवाज आ रही है. ओके, थैंक यू. थैंक यू एबी फाउंडेशन. आप लोगों ने दो बहुत ही भावनात्मक, मैं कहूँगा, आउटपोर था अबाउट व्हाट शुड बी डन पुलिसिंग के संबंध में. एज यू सेड, करीब 37 साल हमने अपनी नौकरी करके देखी है, और मेरे लिए तो इट्स लाइक जब जीवन में आंख खुली थी हमारी, एक बच्चा था. फर्स्ट मेमोरी है एक एसपी के रेसिडेंस का. मेरे फादर भी आईपीएस थे, इसलिए पुलिस के साथ अच्छा या बुरा 60 वर्षों तक का सीधा डायरेक्ट संबंध था. Once as the son of an IPS officer, and secondly as an IPS officer myself, reaching to the final position in a state police. जो मेरी समझ है पुलिस के संबंध में वो ये है कि it's a part of the larger criminal justice system. वो I keep saying कि एक रिले रेस की तरह है. लेजिस्लेचर passes on the baton to the executive. I would say the police, law को लीजिए और implement कीजिए. And then after charge sheet, the baton is passed on to the judiciary, and after the judiciary disposes of the case, goes to the reformatory, and the man finally comes out of the process after completing whatever he has to complete. So the picture that I get about police is it's a part of the larger criminal justice system. और मेरा अपना मानना है कि अगर आप एक यूजर के एंड से देखिए इसको, एक आम आदमी के एंड से, तो वो कहता है मुझे पुलिस से मतलब नहीं है, मुझे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मतलब. आई वांट जस्टिस, आई डोंट वांट पुलिस. And police is only a part. I'll keep repeating this because इसको मैं हैमर करना चाहता हूँ कि पुलिस बड़ा लगता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट is a part of the justice system. I would say, I would not say criminal, but justice system का part है. कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, वो भी एक पार्ट है. तो पुलिस, मेरी अपनी समझ है कि थोड़ा साइज बड़ा है इसका, विजिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये एम्प्लीफाइड हो जाता है. इसका जो स्टेटस है वो स्लाइटली एम्प्लीफाइड हो जाता है एंड अनड्यूली एम्प्लीफाइड होता है. उतना होना नहीं चाहिए. एट द सेम टाइम वो डिमोनाइज्ड भी होता है. तो अगर आप एम्प्लीफाइड होइएगा तो डिमोनाइज्ड भी होइएगा. बट इज इट ऑल दैट नेसेसरी? व्हाई आर वी सेइंग द पुलिस ही करेगी, as if the others are not there as a part? वो हैंडशेक है उनका with the legislature in the sense कि legislature ही उनको लॉ बना के देगा. डिस्कशन वो कर सकते हैं. जुडिशरी के साथ कंप्लीट डिस्कनेक्ट है, कोई कनेक्शन है ही नहीं. इसको हमने कोशिश किया था कनेक्ट करने का,
And I must say I got, I wouldn't say the biggest of results, but yes, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिले थे एज डीजीपी एंड एज एडीजी हेडक्वार्टर्स। वो 6-7 साल का वो पीरियड था। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से ऑन दिस, बट वो आज ओकेजन नहीं है। तो पहला जो पॉइंट मैं मेक आउट करना चाहता हूँ, पुलिस को ओवर एम्पलीफाई नहीं किया जाए। इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर बात करनी हो तो नाउ दैट आई एम अ सिटीजन जो पुलिस में था इंसिडेंटली, आई वुड से मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे पुलिस नहीं चाहिए। ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में है कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं चाहते हैं, आप उस प्रोडक्ट का सर्विस चाहते हैं। तो स्टेट से हमको सिस्टम चाहिए जस्टिस का। कैसे आएगा? वो पुलिस को पावर ज्यादा दे के आएगा। और एक ही शर्मा जी ने जो कहा, और जो सेकंड स्पीच था उसमें भी जो बात आई, उसमें इंडिपेंडेंस की बात आ गई थी। आई वाज स्लाइटली अपसेट अबाउट गिविंग इंडिपेंडेंस टू पुलिस। नो, यू कांट गिव इंडिपेंडेंस टू पुलिस। मैं तो 1-2 मिनट में आपको रिकाउंट कर देता हूँ एंड देन मे बी आई एंड। एक जगह सोशल गैदरिंग हो रहा था, वो सज्जन अभी भी हैं, ही वाज अ यंग एमएलए, आज भी वो बहुत इम्पोर्टेंट एमपी हैं। वो बैठे हुए थे और ही वाज लाइक सेइंग पुलिस में वो कप्तान जो एकदम क्रिमिनल्स को खत्म कर दे और एनकाउंटर करके समाप्त कर दे उनको, उसका रुतबा होता है। आई वाज गेटिंग अम्यूज्ड। तो उनकी जो अपनी तकरीर समाप्त हो गई, आई कुड सी हिज आउटपोर कमिंग आउट। हमने उनको कहा कि अच्छा आप तो एमएलए हैं। तो हाँ, मैं एमएलए हूँ। Will you bring a private bill on whatever you are saying right now कि ये पावर पुलिस को दे दिया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम पागल हैं, हमको हारना है क्या अगला इलेक्शन? वैसे जब आप यहाँ बोल सकते हैं तो why can't, and if you believe in it, why can't you put it up in the assembly? And आप तो एमएलए हैं, प्राइवेट बिल तो आप ला ही सकते हैं। उस समय वो अपोजिशन पार्टी के थे। तो ये डबल रोल क्यों है? अगर आप फील करते हैं कि ये शक्ति मिलनी चाहिए, नहीं तो क्राइम नहीं रुकेगा, इट्स सच अ थिंग। आप करा के देख लीजिए। उसका आप ही नहीं वोट दीजिएगा। अगर रेफरेंडम करवा दिया जाए तो आप ही नहीं वोट दीजिएगा कि इंडिपेंडेंट होना, और होना भी नहीं चाहिए। कोई भी शक्ति डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। और वो आई वुड, एंड स्पेशली पुलिस जिसके हाथ में आपने अस्त्र दिया है, उसको आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, यू कांट डू इट। अगर ये सिविल हो, पुलिस से सब अस्त्र हटा लिया जाए, मे बी देन आई वुड एग्री कि हाँ ठीक है, इस आदमी से, इस व्यक्ति के हाथ में बंदूक है, उसके साथ तो बात करने में दिक्कत होती है, और हम उसको इंडिपेंडेंट बना देंगे तब तो एटलीस्ट आई वुडंट वोट फॉर इट। हाँ, बट पुलिस एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, आई एम ऑल फॉर इट। और अच्छी का मतलब होता है, आई डिफाइन अच्छी बाय सेइंग कि वो जो कहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वो किसी आदमी के बयान पर आधारित नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली बिहार में जब से मैंने नौकरी शुरू की थी, तब से मैंने देखा बयान लिया जा रहा है। I mean, this is the most, I wouldn't like to use a very bad word, but सबसे बेजल लेवल का एविडेंस होता है, उन्होंने कहा कि, व्हाट डू यू मीन उन्होंने कहा कि, एंड ही द नेक्स्ट डे ही रिट्रैक्ट्स। तो फिर क्या वैल्यू है जिस चीज को आप लिख रहे हैं अपनी केस डायरी में? वेरी अर्ली आई थॉट इतना साइंस हो गया, इतना टेक्नोलॉजी हो गया, और बढ़ता ही चला गया है उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रुतबा होता है एंड जो ऑब्जेक्टिविटी होती है। साइंस और कुछ हो या नहीं हो, वो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो होता है ना, वो बदल तो नहीं रहा है। इन द सेंस कि जो जैसे डीएनए का है, तो आई नो आई कैन रिलाई ऑन इट। इसको अगर हम बढ़ा सकें, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पुलिस इज ऑब्जेक्टिविटी। और वो ऑब्जेक्टिविटी कोई सिस्टम बनाने से नहीं आएगा। आप अगर सिस्टम बनने का रहता ना, तो कोई सॉफ्टवेयर का ऐप बना करके ऑब्जेक्टिविटी ले आ सकते थे। बट यस, अगर इन्वेस्टिगेशन को हम
इस लेवल का बना दें जिसमें कि किसी के बयान पर नहीं हो वो। लास्ट एग्जाम्पल इज देयर आर लास्ट 7-8 years में, जो मेरी नौकरी का लास्ट 7-8 years था, उसमें मैंने एक ताकत लगाई थी अपनी, क्योंकि उस जगह पर था जहां मैं लगा सकता था अपनी ताकत। मैंने फॉरेंसिक साइंस को ऑलमोस्ट फर्श से अर्श पर ला करके रखा बिहार में, एकदम जीरो लेवल पे था, एब्सोल्युटली जीरो लेवल। और वहां से आज यू नेम ऑलमोस्ट एनीथिंग जो ऊपर में रहता है, एविडेंस आ रहा है फॉरेंसिक का, इसका अप्रिसिएशन हमारे यहाँ का जो हाई कोर्ट है ऑनरेबल, उसने भी किया है। एंड केसेस ऐसे ऐसे आए हैं जहां एवरी विटनेस हैज टर्न्ड हॉस्टाइल, in a rape case, in a broad daylight murder case, a road rage, every witness except of course the investigating officer, and yet life imprisonment हुआ है। तो ये लेवल अगर हम अपना लाते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस को क्रेडिट मिलना चाहिए कि हर लोग हॉस्टाइल हो गया, एवरीवन। जो आई विटनेसेस से बगल में बैठे हुए थे वो एकदम हिल गए, कुछ नहीं, एंड फाइनली उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुआ। If we can reach that level, that will be real reform. हमने जब चर्चा हुई थी कि क्यों नहीं हम लोग पुलिस एक्ट को क्रिएट किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो I was talking to the chief political executive of the state. उन्होंने एक ऐसी बात कही which set me thinking. उन्होंने कहा यस, हमने देखा है, सब पढ़ा है, ये बताइए कि असेंबली में जब इश्यूज रेज होंगे और अपोजिशन हल्ला करेगा तो जवाब किसको देना है? आप आएंगे जवाब देने, डीजीपी आएंगे, एडिशनल डीजीपी आएंगे असेंबली में जवाब देने के लिए। तो अल्टीमेट जगह तो वही है जहां अपोजिशन सवाल पूछेगा। अपोजिशन को ही अगर जवाब देना है तो सवाल पूछना बंद कर दें। तो ये क्वेश्चन इट स्ट्रक मी, आई डिड नॉट नो द आंसर स्ट्रेट अवे। तो ये सब इश्यूज है जो कि अदर साइड से आया था, पीपल हु आर इन पावर। यही कुछ थॉट्स था जो रैंडमली मेरे मन में आया, आई थॉट इस फोरम में मैं कह सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving us a small instant to connect with how we can do the policing reform. Sir, I would also like to add something. When I was giving training to the UP judiciary, around 1400 judges across different districts, we always talk about judiciary reform with this context. There is a disconnect between the police and the judiciary, and how we can bridge that gap. Always there was a discussion with this. I welcome once again our next dignitary, that is Shri Anand Lal Banerjee, sir. I request, sir, you kindly address the gathering. Am I audible? Yes, sir. Good. Thank you, AB Foundation, for giving me this opportunity to come here and discuss this with you. Two very notable speakers मुझसे पहले बोल चुके हैं, और AB फाउंडेशन के जो सदस्यगण हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। आप लोग जो भी सुन रहे हों उनको भी नमस्कार करता हूं। और जो अभी तक कहा गया है, हमारा टॉपिक जो है वो है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो ताकि नया हिंदुस्तान बन सके। हमारे पड़ोस में नया पाकिस्तान बन रहा है, उस तरह से न हो जाए, नया हिंदुस्तान ढंग का बने, यही हमारी मंशा है, यही होना भी चाहिए। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं और उस पैराग्राफ से आप समझेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में आए कि पुलिस रिफॉर्म्स की इच्छा कब से है। The police force is far from efficient. It is defective in training and organization. It is inadequately supervised. It is generally recognized as corrupt and oppressive, and it has utterly failed to solve the confidence and cordial cooperation of the police, of the people. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कब लिखा गया है।
लॉर्ड कर्जन के जमाने में सेकंड पुलिस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट पुलिस कमीशन ने पुलिस एक्ट इत्यादि बनाया था। लॉर्ड कर्जन के जमाने में सेकंड पुलिस कमीशन बना, 1902 की ये रिपोर्ट है, सेकंड पुलिस कमीशन 1902 की है। उसके चेयरमैन थे AHL फ्रेजर, एन एक्स ICS ऑफिसर। उन्होंने 1902 में ये शब्द लिखे थे। अगर आप आज भी इसको कहें तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इससे एग्री करेंगे। जो अभी तक वक्ता लोग बोल रहे थे वो भी इसी तरह से ही कह रहे थे। तो पुलिस एक्ट या पुलिस में रिफॉर्म क्यों होना चाहिए? पुलिस में रिफॉर्म इसलिए होना चाहिए कि हम उसको सर्विस कहते हैं, ये एटलीस्ट सर्व कर सके, आदमियों को सेवा दे सके और पीपल फ्रेंडली हो सके। इसके लिए केवल 1902 की बात नहीं, बीच में गोरे कमेटी बनाई गई थी। 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन धर्मवीरा साहब की बनाई गई थी, जिन्होंने कि कई सारे रिपोर्ट इसके दिए थे। ये जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे NPA में, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, ये कमेटी वहां भी आई थी। इन लोगों से भी बातचीत, हम लोगों से भी इन्होंने बातचीत किया था। रिबरो कमेटी एक आई थी बीच में, एक पद्मन भैया कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह साहब के उस पर मुकदमे में बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया था कि इन 7 चीजों को हो जाना चाहिए, जिसके चलते कि पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स हो जाएंगे। और ज्यादातर इसमें से जो लिया गया था वो नेशनल पुलिस कमीशन धर्मवीरा से लिया गया था। ये 7 चीजें क्या हैं? हो सकता है कि यहाँ पर बाकी उपाध्याय जी को और अभयानंद जी को छोड़ के सबको न मालूम हो कि उन्होंने कहा था कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनना चाहिए। DGP का चॉइस और टेन्योर का उन्होंने कुछ परिमार्जन किया था, जिसको कि और भी ज्यादा परिमार्जित करके गए हैं। उसके बाद तक वो रहेंगे, उसको परिमार्जित, उसको ये किया जाए, सेटल किया जाए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग किया जाए। एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, और एक कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाया जाए जो कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध करप्शन या हाई लेवल के जो चार्जेस होते हैं उनको जनपद स्तर पर और उनको स्टेट के स्तर पर उनको टैकल किया जा सकेगा। परंतु क्या, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में है। इस पर सेंटर का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो जब ये बात है तो इसका मतलब हर स्टेट अपने हिसाब से पुलिस एक्ट बना सकती है और जिस तरह से चाहे पुलिस को नियंत्रित कर सकती है। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, केरला का मैं उदाहरण दूंगा। केरला ने एक पुलिस एक्ट बनाया है और मैंने सुना है शायद बिहार में भी बना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं इस विषय में नहीं जानता हूं। मगर उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस एक्ट नया नहीं बना है और कोई ज्यादा फर्क केरला की पुलिसिंग में और उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में नहीं है। वहां पुलिस एक्ट बनने के बावजूद और यहाँ पुलिस एक्ट न बनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जस्टिस थॉमस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी कि इसको पूरा किया जाए। सेंटर से भी कहा था कि आप एक मॉडल पुलिस एक्ट बना के दीजिए सारे स्टेट्स को जो उसको फॉलो कर सकें। सोली सोराब जी को उसके ड्राफ्टिंग में लगाया गया था। वो कोई भी, सेंटर ने आज तक कोई भी मॉडल पुलिस एक्ट बना के नहीं दिया है या बनाया ही नहीं है। स्टेट्स में इस संबंध में हर स्टेट का अपना अलग अलग आउटलुक है कि कुछ ने बनाया है, कुछ ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, कुछ ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है। अब जैसा यहाँ पर बात हुआ था कि वो PIL अभी भी पेंडिंग है, उस संबंध में अभी भी बातचीत हो रही है, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है वक्त वक्त पर। तो ये बात सही है कि उसको फॉलो अप किया जा रहा है कि इन 7 में से कौन सा किया गया है। मैं इस बात का गवाह हूं उत्तर प्रदेश में कि 2 चीजें यहाँ हुई हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया जा रहा है धीरे धीरे। इतना वेरविदौल नहीं था, इतने संसाधन नहीं है
कि एक ही दिन में इसको अलग कर लिया जाए, मगर इसको अलग किया जा रहा है। दूसरा, डीजीपी का टेन्योर जो है उसको जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहती है उसको फिक्स किया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही उन्होंने जो रूलिंग्स दी हैं उसके आधार पर ही उसको किया जाए। तो क्या इससे पुलिस में सुधार हो जाएगा? क्या अगर हम डीजीपी का टेन्योर 2 साल का कर दें तो इससे सुधार हो जाएगा? क्या हम नया पुलिस एक्ट बना दें तो क्या इससे सुधार हो जाएगा? ना, इससे सुधार इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसा एक प्रीवियस स्पीकर ने कहा था, पुलिस इज अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरे को एक साथ चेंज न किया जाए, पुलिसिंग में सिर्फ केवल पुलिसिंग में सुधार करके कोई लाभ नहीं होगा। पुलिस एक्ट में पुलिस की क्या ड्यूटीज है, इससे ज्यादा क्या कहते हैं जो पुलिस एक्ट में दिया गया उससे ज्यादा और कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने बड़े स्पष्ट कहा है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, किसी भी जुर्म का को प्रिवेंट करना और उसको पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन आ गया, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसके अतिरिक्त पुलिस की कोई भी ड्यूटी नहीं है। मगर क्या पुलिस ये ड्यूटियां कर रही हैं? केवल ये ड्यूटियां कर रही हैं? नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ड्यूटियां कर रही हैं जिसको कि उसको करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम क्या पुलिस को बहुत ज्यादा आर्म्ड कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा असलहे दे रहे हैं? एक स्टडी की गई थी कि हम लोगों को आर्म्ड पुलिस यानी कि सशस्त्र पुलिस बल और बिना शस्त्र के बल जो है वो कितना है। तो ये पाया गया कि ईयर ऑन ईयर हर साल जो सशस्त्र पुलिस बल है उसको हम बढ़ा रहे हैं, जबकि आवश्यकता हमें इन्वेस्टिगेटर्स की है जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकें, जो कि तफ्तीश कर सकें। हमें आवश्यकता फोरेंसिक लैब्स की है, हमें आवश्यकता मॉडर्नाइजेशन की है। मॉडर्नाइजेशन के क्या मतलब है? जो जैसे पुलिस एक्ट है उसके तहत पुलिस रूल्स बने थे या पुलिस रेगुलेशंस बने थे। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है, दूसरी जगहों पर भी अवश्य ही होगा। उन पुलिस रेगुलेशंस को भी अभी तक चेंज नहीं किया गया। उसमें जैसे उत्तर प्रदेश का पुलिस रेगुलेशन है उसमें घोड़ा कैसे रखा जाए, कौन घोड़ा रख सकता है, उसका कितना वो मिलेगा, वो भी लिखा हुआ है। उसमें अगर कैटल चोरी हो जाए यानी मवेशी की चोरी हो जाए तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ये लिखा हुआ है। मगर आज के दिन में हम साइबर क्राइम की उसमें हैं, जगह पे आ गए हैं जहां साइबर क्राइम है। थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा कुछ काम हो रहे हैं जिसको कि हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा, और सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है और नहीं भी है। तो उसको डेवलप करना जरूरी है कि भैंस की पूंछ कितनी लंबी है, वो किस तरह से दिखती थी, ये हम लिखें अपने केस डायरी में। इसलिए हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा, प्रयास भी होता रहा है। मगर सही बात है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट रहेगा और चीफ मिनिस्टर उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी असेंबली में खड़े होकर कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, क्राइम बढ़ गया है, वो करता रहेगा। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सरकार जो है, शासन जो है, आप देख लीजिए, पहले बीएसपी आया, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी आया, फिर बीजेपी आया। तीनों ने क्या कहा जब इलेक्शन के दौरान, इन लोग तीनों ने क्या कहा कि हम क्राइम कम कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देंगे। मगर अगर आप आम आदमी के पास जाइए, ये इनका सबसे बड़ा नारा था, मगर आप आम आदमी से पूछिए कि आपकी क्या जरूरत है। दौरान इलेक्शन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने मैगजीन्स में देखा होगा, इंटरव्यूज में देखा होगा, वो कहते हैं हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फलाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो 5वीं या 6ठी कड़ी होती है, इट इज द 5th या द 6th रिक्वायरमेंट, बट उसको हरदम फर्स्ट रिक्वायरमेंट दिखाया जाता है। तो ये एक ऐसा क्या कहते हैं मसला है जिसको कि हमको सॉल्व करना है। दूसरी बात है कि हम लोग इंडियंस जो हैं, इंडियन प्रेस कह लीजिए या इंडियंस कह लीजिए, हम लोग बड़ा एनामर्ड हैं क्राइम से।
एक उदाहरण देता हूं, कोई भी क्राइम हो जाए, आप देखिए लोकल पत्रकार से लेके नेशनल पत्रकार तक, जिसमें कि ये चांस है कि इसको उछाला जा सकता है, उसको जरूर उछालेंगे, खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। आप टीवी पे देखिए, हर टीवी चैनल पे, आज तक हो, इंडिया टुडे हो, हर एक के पास एक क्राइम का एक वो होता है, क्या कहते हैं, सेगमेंट होता है, जिसमें कि एक आदमी, जैसे आज तक में एक शम्स ताहिर खां है, वो आता है, वो क्राइम, आज कैसे क्राइम हो गया, उसकी आवाज भारी होगी, पीछे से म्यूजिक होगा, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सारे क्राइम वही सॉल्व कर रहे हैं। सीआईडी एक सीरियल है। तो वी हैव अ फनी liking for crime or news related to crime and make it more sensational. मगर उधर ही देखिए, दूसरी बात है, आप दूसरी जगह जाइए, इंग्लैंड में जाइए, इसको इतना सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं। इंग्लैंड में लंदन ब्रिज पर हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, बाकायदा उसको पकड़ के गोली मार दी गई, कोई हल्ला नहीं हुआ पार्लियामेंट में। उसका स्टेटमेंट किसने दिया? एक स्पोक्स पर्सन ने, जो कि फीमेल थी, उन्होंने खड़े होकर अपने हेडक्वार्टर के सामने एक बार स्टेटमेंट दे दिया कि ये हुआ, ये हुआ, उसके फोटोज अवेलेबल हैं, और कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई, कोई हल्ला नहीं हुआ। वही इंडिया में हो जाए, भारत में हो जाए, कहीं भी हो जाए, देख लीजिए कई महीनों तक उसमें चलता रहेगा कि सही आदमी मारा, गलत आदमी मारा, सारी बातें हैं उसमें। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज से भी हटना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चेंज हो। इसके लिए क्या हम लोग ने प्रयास नहीं किया था? बिल्कुल किया था। एक जस्टिस मलिमत कमीशन रिपोर्ट है, मुझे इस साल तो याद नहीं है, शायद 2003 का है। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि किन किन चीजों में फर्क लाने से मलिमत कमीशन रिपोर्ट या मलिमत कमीशन को इसलिए बैठाया गया था कि क्या आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में कुछ फर्क करना है, कोई डिफरेंट लाना है, कोई चेंज करना है। उन्होंने उसी के तहत ये लिखा था कि जब तक आप जुडिशरी में, जब तक आप प्रोसिक्यूशन में, और जब तक आप पुलिस में चेंजेस नहीं लाएंगे, और ये चेंजेस हैं, तब तक इसमें कोई भला नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि अब समय आ गया हो कि हमको जाना पड़े, जो ये पीआईएल्स कोर्ट में है, हम उनके साथ ये भी कहें कि साहब ये आप जस्टिस मलिमत कमीशन रिपोर्ट को भी टेकअप करें। जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी अपने में एक बहुत ही विवादास्पद चीज है, जो उस पर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी है, जो हम अब तक जब तक उसमें और दूसरी राय ना आ जाए, हम मानेंगे कि ये फाइनल ही है। परंतु इन सब चीजों को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम बदलेंगे नहीं, नया हिंदुस्तान नहीं बन सकता है। अब उदाहरण के साथ आई थिंक आपने बहुत सारे आज बदलाव की बात की, और ये बदलाव जरूरी है। यू टॉक्ड अबाउट मेनी important aspect from the committee recommendation to the criminal justice reform. Not only that, but yes, I really appreciate the way you have actually focused about the new criminal things, which is the cyber thing has come into the picture. Then how this I think there is something called DSI, developing special investigation team, that BPRND and MHA is taking a lot of initiative, training our police officers in different areas. That is the upcoming threats which is revolving around, as we have this pandemic shown that bio war, the next would be the cyber war, and how our policing system can help that, and we can combat definitely this policing reforms which help us in long term. So actually, sir, you touched upon many small aspects in a very short time to give the overall picture of this, how we can reform, transform इस भारत को, हम नया भारत कैसे बनाएंगे, गिविंग दैट इम्पैक्ट विद दिस। मैं 2 पॉइंट और रखना चाहता हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं। जी सर। एक तो आपने देखा होगा, हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अभी सीपी बॉम्बे से ये पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बॉम्बे द्वारा, कि आपने होम मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो ही नहीं सकती।
एक और उदाहरण दे रहा हूं इंटरफेरेंस का या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, या कहते हैं ना हिंदी में कि फलाना की गर्दन बहुत पतली है। अभी राष्ट्रपति जी कानपुर आए हुए थे। जैसे होता है वीवीआईपी के मूवमेंट में रास्ता ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रास्ता ब्लॉक हो गए। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जानी मानी महिला जो है उनको ले जाया जा रहा था अस्पताल, वो नहीं पहुंच पाई और एक्सपायर हो गई बीच में। तो क्या करो, किसने रोका पता करो। पता किया, एक सब इंस्पेक्टर 3 सिपाही जो हैं वो सस्पेंड हो गए, उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। उनकी क्या गलती, ऊपर से कहा गया कि इतने बजे या इस जगह पे बंद कर देना। तो यू सी द पॉइंट इज कि गर्दन पतली तो इसकी, गुजरात में प्लेग फैला तो सीआरपीएफ भेज दो। क्यों भाई, वो सीआरपीएफ कोई डॉक्टर है? मगर सीआरपीएफ भेज दो, प्लेग फैला। बहुत पहले की बात कर रहा हूं। और सबसे बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं कहने लायक, मगर हमको इस बात पर बैठ के सोचना होगा। जैसे आपने कहा साइबर वॉरफेयर तो है ही, बहुत बुरे हालत हैं, और हमारे पास वो क्या कहते हैं वेयरविदॉल नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ साइबर वॉर। और जो आप बता रहे थे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, वी आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात है कि स्पेस वॉर होने वाला है। The Chinese have already, they have 3 people in space right now. They are setting up a space station. We have just to look out for that. Thank you. Thank you so much, sir. I think with this, we open the forum for the question request. Our journalist may raise the question initially and then. नवीन जी कुछ पूछना चाहेंगे? नवीन पांडे, नवभारत टाइम्स से। One question that is coming. First, we can take it from the journalist from Navbharat Times. Then there is Shri K.K. Tiwari, who is eager. Naveen ji, you can unmute yourself and please ask your question. हेलो। Yes, please go ahead. Please go ahead. आज के जो गेस्ट हैं आप सभी को नमस्कार। मैं मुंबई से नवीन पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए पत्रकार। जैसे बनर्जी सर ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देशमुख जो यहाँ के परमवीर सिंह को ये फटकार लगाई थी और पूछा था कि आपने होम मिनिस्टर को के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट में भी जब गए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आप जो है जो पिटीशन फाइल किए हैं, क्या आपको मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहा है क्या? क्योंकि आप उस खुद वहां के पुलिस के चीफ रहे हैं और उसके बाद आज आप उस पे सवाल उठा रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। तो सर सवाल मेरा यही है, पहला सवाल मेरा यही है कि जब खुद पे आती है अधिकारियों के ऊपर तब उनको ऐसा क्यों लगने लगता है कि यही पुलिस अब मेरे खिलाफ काम करेगी? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल सर मेरा उत्तर प्रदेश से लेके है कि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की क्राइम को देखा जाए और जिस तरीके से वहाँ क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस ही जिम्मेदार लगती है। क्योंकि जब कोई पीड़ित पुलिस स्टेशन में जाता है और वो कहता है कि हमारे खिलाफ हमारे पड़ोसी ने ये मेरे साथ अपराध किया है, तो पुलिस क्या करती है, मिली भगत करके 100 सेक्शन 107 और 160 इम्पोज करके दोनों को भेज देती है। मतलब जो पीड़ित था उसको क्रिमिनल बना दिया आपने। अब वो जाके बेल लेगा और उसके बाद जब बाहर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी भड़ास और अपनी नाराजगी फिर अपराधी बन के ही निकालेगा। तो ऐसे में पुलिस की जो रोल है उत्तर प्रदेश में वो संदिग्ध जो है वो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? और दूसरा जो मुंबई पुलिस को लेके आपने बनर्जी सर ने खुद ही कहा कि फटकार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा था एक अधिकारी के रूप में कि आपको क्यों नहीं पुलिस के भरोसा रहा, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? ये प्रश्न आपने मुझसे किया है क्या? दोनों सर लोग हैं, कोई भी बताएं, लेकिन अभयानंद सर को 11:15 बजे जाना है, जल्दी में 11:15 बज भी गए हैं, तो आप शॉर्ट में रिप्लाई देंगे प्लीज। तो दोनों सर में कोई भी रिप्लाई दे सकता है। सर आप बोले। ये इशू बनर्जी साहब ने रेज किया था, आपके ही डिलीवरी में था ये, तो मेरे विचार से आप ही को बोलना चाहिए। ठीक सर, ऐसा है, आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी। अच्छा, देखिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे पूछा था वो एक
एकेडमिक प्रश्न है। और क्यों वो एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते इसका मैं पहले उत्तर दे चुका हूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और वो वहां के होम मिनिस्टर के अंडर है, पुलिस वहां के होम मिनिस्टर के अंडर है, इसलिए नहीं कर पा रहा था वो। और वैसे भी मुझे लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की गई होगी। खैर अंदर की कहानी बाद में निकलेगी, सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। नंबर 2, आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में जब परमवीर सिंह साहब से ये पूछा गया कि आप इस पुलिस के मुखिया रहे हैं, अब आपको इस पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो आप चाहे जिस भी विभाग में रह लें, हाँ, अगर आप ये सोच, उनकी काबिलियत पे आपको कोई शक नहीं होगा, मगर चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और उसमें गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है, इसलिए आपको डर लगा होगा। वहां पे शायद जवाब सुप्रीम कोर्ट को ठीक से न दे पाए हों, क्या कहते हैं, परमवीर साहब के जो वो हैं वकील साहब हैं, मगर उसका उत्तर यही है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कर सकती है गवर्नमेंट। रवि, मेरा सवाल अभयानंद जी से है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभयानंद जी हैं कि चले गए? वो तो चले गए सर। है सर है, आ गए। अभी अभयानंद जी आप हैं? आ गए। जी हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ अभयानंद, सुन रहा हूँ और बोल भी सकते। जी सॉरी, हमें लगा कि आप तो कुर्सी खाली हो गई थी, तो हमें लगा कि आपने कुर्सी खाली कर दी है। खैर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देखिए, ये जुडिशियल और पुलिस, इन दोनों में चोली दामन का साथ है। आज हमें लगता है कि ये जो आप समझ लें 2-2.5 करोड़ मुकदमे विचाराधीन है, और उसके पीछे क्या लगता नहीं आपको कि ये आईपीसी और पुलिस के कानून, जो पुलिस का एक्ट है, वो ज्यादा जिम्मेदार है, और साथ में जुडिशियल? क्योंकि मैंने देखा कि एक एक केस के जो चलता है, चाहे फौजदारी का और दीवानी का, तो खैर 40-40 साल तक केस चलते हैं। क्या ऐसा कोई चेंज नहीं आना चाहिए जिससे कि त्वरित न्याय हो? मैंने एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। आज के करीब 25 साल पहले की बात है। हमारे एक कलीग थे, उनको 25 आर्म्स एक्ट में जो है उनके लड़के को फंसा दिया गया था, तो हमसे बोले जमानत आप कराइए पदम जी। तो मेरे पास लैम्बरेटा थी, मैं गया, 11 बजे से गया, बैठा हुआ मैं 2 बजे तक बैठा रहा। उस दौरान मैंने पाया अभयानंद जी, सामने पेशकार महोदय जो है नोट गिन रहे थे, और आप समझिए कि कम से कम 50-60 लोगों की भीड़ थी, मुवक्किल थे, वकील थे, सारे लोग थे, और ऊपर जज साहब भी बैठे हुए थे, और वो सारा नोट गिनाई हो रही थी। खैर 2 बजे जब पेशी शुरू हुई, हमें बुलाया गया कटघरे में, और मुझसे नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा पदमपति शर्मा। मैं हंस दिया। बोले आप हंस रहे हैं? सोचिए जरा, हंसने मत, आपका पता क्या है, कहाँ रहते हैं? फिर मैं हंस दिया। बोले देखिए, मैं आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दूंगा। तब मुझे गुस्सा आ गया। हमने कहा अगर असली आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर शायद गिरफ्तार कीजिए और हम पर मुकदमा चलाइए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी हंसी दिखाई दे रही है, सामने पेशकार बैठा हुआ नोट गिन रहा है सवेरे से, वो आपको नहीं दिख रहा है? वो उठ करके भागे, वो चले गए अंदर चैम्बर में, और हमको बुलाया, बुला के कहा सर माफ कीजिएगा, मैं तो आपको पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। अरे हमने कहा इसलिए कि मैं पत्रकार हूँ, पढ़ के बड़े हुए हैं, आपको याद आ गया और आप इसलिए आपने बुलाया है? बोला नहीं, मैं बेईमान नहीं। हमका बेईमान नहीं है, आपकी बेगम होंगी, क्यों नोट गिन रहा है? तो आप ये देखिए कितना भ्रष्टाचार है। एक केस की तारीख होती है, उसके लिए तारीख लेने के लिए पेशकार के पास जाते हैं, और फिर वो 2 महीने के बाद तारीख हो जाती है। क्यों नहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो तारीख है वो नहीं पड़ेगी? अगर आपका वकील है तो वो उस केस को लड़ेगा, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर लड़ रहा है, और मुकदमे का फैसला ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने के भीतर होना चाहिए। और उसमें पुलिस और जुडिशियल दोनों के सहयोग की जरूरत है, दोनों के रिफॉर्म की जरूरत है। आपका क्या कहना है अभयानंद जी? मैंने 2006 के जनवरी से एक प्रयोग शुरू किया था। जितनी बात आप कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। वो आप जो बता रहे हैं वो बहुत छोटी समस्या है।
इनफैक्ट आप पेशकार की बात किए तो मैं आपको बता दूं कि पेशकार जो वहां बैठ के नोट गिन रहा होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं होगा, वो कोई प्राइवेट आदमी होगा। तो दिस विल बी इवन मोर लिडिकुलस। अब मैं ये वो जो आपको तारीफ दे बताने रहा था, जा वो रहा हूँ, तारीफ दे रहा था। बोलने में अब वो देगा, आप वो ऑर्डर भी लिखता है वो, और दस्तखत कोई और कर देता है उसको। हॉरिबल सिचुएशन है, आप जितनी कम चर्चा की जाए उतनी अच्छी। अब रही बात कि क्या किया जा सकता है, तो मैंने एक एज एडीजी आई कॉन्टेक्टेड दी जजेस, उस समय जो चीफ जस्टिस थे उनको भी हमने कहा कि काइंडली एक प्लेटफॉर्म पर आइए, ऑल स्टेक होल्डर्स। हम लोगों ने सबको लाया था, ऑल द हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट में ऑल डीएम्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ऑल सीजीएम्स, ऑल सरकारी वकील और डिफेंस लॉयर्स। हमने एक रिक्वेस्ट किया था चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के तत्वावधान में हो रहा था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि लेजिस्लेटर्स को भी रखिए तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पर आएगा एंड देन वी कैन एक्सचेंज व्यूज। ओपन था इन अ हॉल, पब्लिक हॉल है पटना में, एसके मेमोरियल हॉल। उन्होंने इसको डिसअलाउ कर दिया कि नहीं, लेजिस्लेटर्स नहीं आएंगे। आई डू नॉट नो व्हाई, बट चलिए एटलीस्ट एक पार्ट कट गया। जो हमने 4 रिले रेस की बात की थी उसमें एक काट दिया उन्होंने लेजिस्लेचर को, रेस्ट सब लोग थे, इवन रिफॉर्मेटरीज भी थे उसमें। तो अच्छी चीज बनी, अच्छी चीज हुई, उस पर डिस्कशन हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, सेमिनार्स किए गए, सेशंस हुए, चीफ जस्टिस ने सब इंस्पेक्टर्स को एड्रेस किया, ऑफिसर्स को एड्रेस किया, जो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। डायरेक्टली वो इनफॉर्मली आए थे करने के लिए। तो उससे एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि नहीं, द एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज गेटिंग इनटू वन मोल्ड एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। ये सेकेंड टाइम भी व्हेन आई बिकेम डीजीपी, उस समय भी हमने इसको कराया। और मैंने इश्यूज, एटलीस्ट आई वाज गिवन द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग द चीफ जस्टिस एनी टाइम जब वो अपने चेंबर में रहे। उन्होंने हमको कहा था कि आप जिस मोमेंट में चाहिए, just walk in if I am there in my chamber and talk to me। तो हमने प्रैक्टिकल इश्यूज उनके साथ 1-to-1 में रेज किया और बहुत सारे चेंजेस आए। ये इनफॉर्मली हो रहा था, एवरीथिंग वाज बीइंग डन इनफॉर्मली। आई डू नॉट नो वेदर इट इज बीइंग स्टिल कैरिड आउट और नॉट, हमको जानकारी नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ बिग इश्यूज एट बिग प्लेसेस, why can't we raise it very informally and try to get in to know each other well and try to implement things। डिस्कशन से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। हो सकता है आपकी हर बात नहीं मानी जाए, लेकिन उनको भी जो मन में फीलिंग रहता है, हमने कई बार उनको बताया था। जैसे आपको एक छोटी सी चीज बता करके आई ट्राई टू डिस्कनेक्ट, हमको एक जगह और जाना है। हमने चीफ जस्टिस को कहा कि सर आपको एक चीज मैं बताऊं, आपके यहाँ जितने क्रिमिनल अपील्स डिस्पोज ऑफ होते हैं, जो अपील में रिजेक्शन होता है उसके LCR मतलब होता है लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स, दे नेवर गो बैक टू द लोअर कोर्ट फॉर वारंट्स टू बी इशूड एंड सेंटेंस टू बी सर्व कंप्लीटली। जिसमें अपील एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉम्प्टली डिस्पैच हो जाता है और आपके यहाँ वो लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स पहुंच जाते हैं और मैटर वहाँ क्लोज हो जाता है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जिनकी सजा रह गई, बरकरार रह गई, वो सजा नहीं सर्व करता है अनलेस इट इज एन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तो उसको सरेंडर करना पड़ता है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील उसकी सुनवाई होती है। तो उनको अवाक थे वो, उनको लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है कि हमने कहा पूछ लीजिए अपने रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार वाज कॉल्ड ओवर एंड ही वाज टोल्ड, ही सेड हाँ सर, हम लोगों के पास आदमी नहीं है, कैसे भेजवाएंगे। आई सेड हम आपको 100 सिपाही देते हैं, आप दीजिए, उनको पहुंचा देगा। लेकिन कम से कम जिनका अपील रिजेक्ट हुआ है वो जेल तो जाएं, समाज को ये लगे तो कि इस लॉ के सिस्टम में दम है, ये अपने सेंटेंस को सर्व करवा सकता है। सेंटेंस होना तो छोड़ दीजिए, अगर हो गया है और अपील रिजेक्टेड है, वो सेंटेंस नहीं सर्व कर रहा है। दिस इज वेयर वी स्टैंड। आज हमने एक
पूरा सर्वे कराया था सिर्फ पटना के डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, इतने अपील केसेस जो सीजीएम के यहाँ से अपील में आए थे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उसका वो सिर्फ 25 वर्षों से चिट्ठियां जा रही हैं, सेंड दी एलसीआर, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड भेजिए, और वो नहीं आ रहा है। वो आर्म्स एक्ट के केस में 5 साल की सजा है या 3 साल की सजा है, तो उसने 6 महीना अंडर इन्वेस्टिगेशन उसने सर्व किया था, उसके बाद से वो अपील में है और 20-20 साल हो गया है, वो सेंटेंस पूरा नहीं सर्व कर रहा। किसको इंटरेस्ट है, कहाँ जाएगा? एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड दैट वे। इसको अगर आप कोशिश कीजिए निकाल करके बाहर लाना, अब ऑलमोस्ट असंभव हो गया है, वो अब उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत बेबाकी से बात की है, बट आई जस्ट होप कि somebody, बट अभी भी हमको लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर बना करके तो ह्यूमन बिहेवियर नहीं ठीक किया जा सकता है। अगर धीरे धीरे वेल मीनिंग पर्सन्स रहें अपनी जगह पर, वो अपने लोकेलिटी में ही ठीक करना शुरू करें और ये ग्रोथ हो, तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और आ रहा है के तिवारी की तरफ से। मैं चाहूंगा श्री के तिवारी अपना प्रश्न डायरेक्ट पूछें। आप श्री के तिवारी, आप सर आप अनम्यूट कर लें। किन्हीं कारण से उनसे संपर्क टूट गया है। मैं आग्रह करूंगा मनोज पांडे जी से आप अनम्यूट कर लें और अपना सवाल डायरेक्ट पूछें। मैं आग्रह करूंगा सभी से कि कृपया करके डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछें, कोई स्टेटमेंट ना दें। Sir, I have one question. May I? अरे श्योर मैम। So we're talking about police reform system, and when we see policing, it is coming from the colonial, the colonial mindset. And sir, when I see the general perception of a public like me, well, the police is very indifferent. It's not that very positive. And when I talk about the policing system, which is coming from the colonial mindset, so your comment, how we can change that mindset when we're talking about policing and reforming? Question to A.L. Banerjee. The society has to change. समाज को बदलना पड़ेगा। समाज की जो थिंकिंग है वो अभी भी फ्यूडल है, बहुत ज्यादा सामंतवादी है, और इस तरह की व्यवस्था सामंतवादी समाज में ही होता है। पुलिस का भी बिहेवियर इसीलिए सामंतवादी होता है। चाहे वो गांव का किसी भी तबके से उठ के आके पुलिस पे जब आ जाता है तो उसका बिहेवियर आप देखिए फ्यूडल हो जाता है। तो हम लोग जब तक फ्यूडलिज्म से नहीं मुक्ति पाएंगे, अपने जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उससे नहीं मुक्ति पाएंगे, समाज नहीं चेंज होगा। और हम झूठ बोलना बंद कर दें। झूठ का मतलब है कि आप देखिए ये एंग्लो सैक्सन लॉ है, और जो हमने कोर्ट का सिस्टम अपनाया है, लॉ का सिस्टम, लीगल सिस्टम अपनाया है, इट्स एंग्लो सैक्सन, इंग्लैंड से लिया है, रोमन लॉ है। इसमें एक चीज पर बहुत जोर है कि आप कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। मगर संभव है, आप चूंकि लखनऊ की हैं, आपने राग दरबारी पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि झूठ बोलने के भी किस्म, प्रकार एवं तरीके हैं, और बिना झूठ के तो काम ही नहीं चलता है कोर्ट में। ये समस्या है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम एक प्रश्न और है, श्री के तिवारी काफी देर से पूछना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा तिवारी सर आप अपना प्रश्न डायरेक्ट पूछें। बनर्जी सर नमस्ते, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, आपको अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूंगा कि पुलिस फोर्स में इतने दिन रहने के बावजूद भी आपकी हिंदी और बोलने का तरीका सचमुच प्रशंसनीय है। मैं 6 राज्यों में रहा, मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर सभी आईपीएस हैं, और उसमें से 4 डीजीपी हैं वर्तमान में। लेकिन
मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आई। हम जैसे कि उपाध्याय जी ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं कहते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक आईपीएस ऑफिसर जब आईपीएस बन जाता है तो कम से कम आम आदमी को उससे तो ये अपेक्षा होती है कि वो ढंग से बात करे, इतना तो अपेक्षा रखी ही जा सकती है। अभी आपने कहा कि किसी के आगमन पे पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, ये बात सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या उसी पुलिस महकमे को पाटीदार आईपीएस नहीं ढूंढ पाएगा? 2 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में खेल हुआ, पूरा केस सॉल्व, विकास दुबे पकड़ा गया, मर गया, लेकिन इतने दिनों बाद पूरा आईपीएस जमला एक अपने साथी आईपीएस को ढूंढ नहीं पा रहा। तिवारी जी, विकास दुबे की बात अलग है, और विकास दुबे का इससे पहले ये जिक्र भी आया था, शर्मा जी ने ही किया था, कि किस तरह से उसने थाने में घुस के मार दिया था एक नेता को और तब भी छूट गया। उसका कारण दूसरा था। उस समय हम कई बार लोगों ने मुझे टीवी पे बुलाया था तो मैंने पूछा था, तो वो जो एफआईआर लिखी गई थी उस हत्या की, उसमें दोषियों में जितने भी पुलिस कर्मचारी थाने पे तो सबका नाम था कि ये दोषी हैं, तो पुलिस कर्मचारी अपने खिलाफ कैसे गवाही दे देगा, इसलिए वो छूट गया था। खैर वो बात अलग है। अब आप कह रहे हैं कि पाटीदार को क्यों नहीं पकड़ पा रहे, मानीलाल पाटीदार पे आप आ गए हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि प्रयास जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल उसको डेफिनेटली पकड़ लेंगे। ऐसा कोई भी अगर वो भारत छोड़ के चला गया हो तो हो सकता है कि अश्विनी कुमार जी ने जैसा किया था, अगर आपको याद हो, प्रताप सिंह कैरों के मर्डरर्स को नेपाल से पकड़ के ले आए थे, या ऐसा होता है कि आईएसआई के लोगों को हम लोग नेपाल से पकड़ के ले आते हैं, हो सकता है वैसा कुछ हो जाए, मगर ही विल बी अकाउंटेड फॉर, दैट इज आपको मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू सर। रवि सर, मनोज जी का लें और मानस सर को। आप मनोज जी को अनम्यूट कर दें, मैं होस्ट नहीं हूँ अभी, इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ। हेलो मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं मिराज, काफी देर से हाथ उठाए हुए हैं। अगर मनोज जी से बात नहीं हो पा रही तो मिराज का प्रश्न ले लिया जाए। पूछिए मिराज, आप अपना प्रश्न डायरेक्ट पूछें। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही गंभीर विषय चुना है। मिराज, आपके माइक्रोफोन के साथ कुछ इशू है मुझे लग रहा है। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अनम्यूट करें। रवि जी हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, इनका धन्यवाद करें और आनंद सर को बुलाएं, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से किसी से भी हम प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के जो एक साथी हैं एबी फाउंडेशन के एडवोकेट आनंद कुमार सिंह जी, आप सारे वक्ताओं का, होस्ट का और सभी का जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में साथ दिया, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करें। आनंद कुमार। धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले मैं आज के जितने सारे हमारे जो स्पीकर हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे श्री आनंदलाल बनर्जी साहब, हमारे श्री अभयानंद साहब और हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आप सभी को नमन करता हूं एबी फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि आज का जो वेबिनार के ऊपर जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और
और हम लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही एक अच्छे विजन के साथ इस विषय को हम लोगों ने चुना है। और इस विषय को चुनने में हमारे संस्था के जो मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन जो करते हैं हमारे जो पद्मपति शर्मा सर ने, वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही हम लोगों ने लगभग पिछले 10 दिनों से इस कार्यक्रम को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की। तो मैं आप सबों को इस कार्यक्रम में आज इतने पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, आज मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जितने पत्रकार आए हुए हैं, जितने सारे स्पीकर आए हुए हैं, हमारे विष्णु चतुर्वेदी साहब जो आज जुड़े, मैं सभी का नमन करता हूं। अब आज का जो वेबिनार है, जैसा कि हमारे आज के पहले स्पीकर एडवोकेट श्री अश्वनी उपाध्याय, जो बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, और देश की समस्याओं के लिए कभी कभी उनसे जो बात होती है फोरम के माध्यम से, वो अकेले फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे PIL में जो है बोलते हैं मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। वो लगभग 100 से ज़्यादा PIL फाइल कर चुके हैं और उसके लिए फाइट कर रहे हैं। देश की समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी वो प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा चुके हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं, ये रूल ऑफ रूलर है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट इतने सारे PIL फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जहाँ की मैंने आदमी का जो न्याय का जो सबसे लास्ट जो हमारी जो ये है मूर्ति जो है, वहाँ में एक सीनियर एडवोकेट का इनका जो एक एक्सपीरियंस जो है, ये रियली में बहुत हम लोग के लिए एक गहन चिंतन का विषय है, चिंता का भी विषय है। दूसरा उन्होंने जो बताया कि हमारा जो पहले का जो सिस्टम है, मैंने हमारा जितने भी सारे IPC CRPC जितने सारे एक्ट हैं जो 1947 से पहले की है, तो जब तक पुराना ढांचा हम लोग ढाएंगे नहीं, नया कैसे बनाएंगे। हम लोग इनका समर्थन करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही समझिए वो ब्रेन स्टॉर्मिंग बात की है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, जितनी भी सारी, चाहे कि किसी भी पार्टी की सत्ता हो उस पर, कि हमने फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं, हम सिंगापुर से खरीद सकते हैं, इजराइल से खरीद सकते हैं, बाकी सारे विकसित देश से खरीदते हैं। तो हम उसका जो वहाँ का कानून जो है, पुलिस का जो कानून है, उसको क्यों ना हम एक, और उन्होंने जो बात की, कम से कम भारतवर्ष में आज के डेट में 1000 से ज़्यादा जो चर्चित IPS ऑफिसर रिटायर्ड हैं, 1000 से ज़्यादा जो हमारे जो जज हमारे हैं, हम लोग उनका जो एक्सपीरियंस का जो अनुभव के साथ में, इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनके द्वारा अगर हम लोग एक मॉडल जो पुलिस रिफॉर्म एक्ट अगर बनाया जाए, तो जिससे कि भारतवर्ष को एक नई कामयाबी, नई ऊंचाई छूने में, बहुत ही मंजिल को पाने में बहुत आसानी होगी। इस पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। एक उन्होंने बहुत ही चीज़ बताया कि भाई हमारा जो पुलिस पुलिसिया जो तंत्र है, वो एक असूली तंत्र हो गया है। मैं आज हमारे IPS जुड़े, मैं सभी का सम्मान करते हुए, मैं किसी का ईगो हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो अपना एक व्यक्तिगत जो विचार दिए, और ये अभी जो महाराष्ट्र में जो हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातें इसमें हो सकती हैं। उन्होंने जो बात किया कि भाई इस देश में लोकतंत्र नहीं है बल्कि भीड़ तंत्र है। आदमी भीड़ इकट्ठा कर लेता है और अपने कानून में बहुत सारा संशोधन कर पाने में सक्षम हो जाता है, जो कि संविधान के द्वारा और सही तरीके से फाइट करके नहीं हो पाता है, PIL के माध्यम से भी नहीं हो पाता है। तो इन्होंने बहुत सारी वो जो बात की, वो बहुत ही मार्मिक उनका वक्तव्य था, बहुत ही व्यवहारिकता के साथ उन्होंने जो बात की। और उन्होंने जो बात की, भाई 70 लाख करोड़ का जो अर्थव्यवस्था है, इसमें लगभग 20% जो करप्शन का जो धनराशि है, कहीं इसका जो इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं गलत रास्ते में ही होता है। तो इस पर कोई ना कोई बहुत ही कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। और हमारे जो सेकेंड स्पीकर, जो बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 के माध्यम से को फाउंडर की भूमिका निभाई है। साथ में DGP बिहार में रह चुके हैं। उन्होंने जो बताया कि पुलिस का जो जुडिशरी के साथ कोई कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको करेक्ट नहीं है, जिसके कारण से जो है कन्विक्शन का रेट भी कम होता है। उन्होंने जो बताया कि भाई आज के डेट में उनका जो अनुभव है पुलिस के साथ में, उनके फादर भी रिटायर्ड IPS DGP रह चुके हैं, तो कुल मिला के उनका लगभग 60 वर्षों का अनुभव रहा है।
उसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई जितने भी पॉलिटिकल जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो डबल रोल में रहते हैं, बंद कमरों में दूसरी बात करते हैं और खुलेआम बात करने से डरते हैं। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने रखा कि फॉरेंसिक साइंस और का इसका बहुत सारा इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे कन्विक्शन का रेट बढ़ेगा और जितने भी क्राइम्स होते हैं जो सीरियस क्राइम है उसको कहीं ना कहीं हम उसको एक सही अंजाम देने में मदद कर पाएंगे। और हमारे जो आज के जो तीसरे स्पीकर श्री आनंद लाल बनरी साहब, जो बनारस से आते हैं और रिटायर्ड डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो आज बात की कि पुलिस का मुख्य काम क्या होना चाहिए, सेवा कर सके और रक्षा कर सके। उन्होंने पुलिस कमीशन बहुत समय में डिफरेंट जो बनी है उसकी चर्चा उन्होंने की। साथ में उन्होंने एक बहुत ही एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बताया कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। उन्होंने केरला के बारे में बताया कि भाई केरला में एक नया मॉडल पुलिस एक्ट बना है, फिर भी यूपी से और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। उसमें उन्होंने जो बात रखी कि पुलिस में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका जुडिशियल सिस्टम में सुधार नहीं हो। उन्होंने साइबर क्राइम की बात की, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चेंज करने की, उसमें सुधार करने की अविलंब जरूरत को बताया। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि भाई आप लोग थोड़ा झूठ बोलना कम करें। तो इन सारे सुझाव और हमारे बहुत सारे जो मीडिया के जो पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े, उन्होंने तरह तरह से अपने क्वेश्चन को रखा। और हमारे संस्था के मार्गदर्शक श्री पद्मपति शर्मा सर ने जो अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया, ये सारा शेयर करने के बाद मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आज का जो वेबिनार है एक देश में एक सुधार, पुलिस में सुधार, रिफॉर्म करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने टीम के सारे हमारे जो मार्गदर्शक हैं पद्मपति शर्मा सर, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे जो सीके मिश्रा जी हैं, जो आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं और चार्टर अकाउंट जो दिल्ली से आते हैं, वो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अपने तन मन धन से जो संस्था की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारा समय उन्होंने जो दे रखे हैं, मैं उनका नमन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो हमारे मॉडरेटर हैं डॉक्टर सूरी पांडे, मैं उनका नमन करता हूं। और उसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम के को मॉडरेटर हैं श्री रवि पांडे जी, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।